कि कार्यकाल हो या वेतन हो, राष्ट्रपति चाहे तो एक से अधिक राज्यों से दिलवा सकता है या पूरा करवा सकता है। क्लियर है? ये आपकी समझ में आ गया? लेकिन ये कब से हुआ है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद से हुआ है। ये 7वें संविधान संशोधन को हम दो जगह पढ़ेंगे। एक तो राज्यपाल के सिलसिले में पढ़ लिया कि एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का संचालन, एक पढ़ेंगे राज्य के उच्च न्यायालय के सिलसिले में, हाई कोर्ट के सिलसिले में। एक राज्य का उच्च न्यायालय का एक राज्य का उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है, चाहे एक राज्य हो चाहे एक से अधिक राज्यों का उनका संचालन कर सकता है। ये दोनों के लिए लागू होता है। कौन सा नंबर का? 7वां नंबर का संविधान संशोधन। तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा हमारा कब? जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ओके। तो ये कार्यकाल, और सामान्यतः कार्यकाल आपने क्या कितना बता दिया? 5 वर्ष। एक अनुच्छेद आप लास्ट वाला है और याद कर लो, 159, जो कई बार कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसमें शपथ की जानकारी लिखी हुई है, और शपथ आपने किसके द्वारा दिला दी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अभी अभी सामने पड़ा है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 59 में लिखी हुई है। ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है, ये अनुच्छेद ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन, जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन संविधान की अनुसूची नंबर 3 में वर्णित है। हम अनुसूची पढ़ते हैं 12, तो अनुसूची 3 का संबंध किससे है? जितने भी भारत के पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का जिक्र किया गया है, परंतु 3 पदाधिकारियों को छोड़कर। 3 कौन कौन है? एक हमारा राष्ट्रपति, एक हमारा उपराष्ट्रपति, एक हमारा राज्य का राज्यपाल। इनका वर्णन संविधान की अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेदों में है। कौन कौन से अनुच्छेद में? जैसे राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 में है, और राज्य के राज्यपाल का शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में है। ये 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ का वर्णन अनुच्छेदों में किया गया है, और बाकी जितने भी पदाधिकारी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, इन सब का शपथ का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि अनुसूची 3 के अलावा, अनुसूची 3 के अलावा किन पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है? तो 3 में 3 का वर्णन नहीं है, अनुसूची 3 में 3 का वर्णन नहीं है, क्योंकि तीनों संवैधानिक पद कहलाते हैं। तीनों के तीनों क्या है? संवैधानिक पद कहलाते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इसलिए इनको संविधान में रीति नीति के अनुसार संविधान सम्मत शपथ दिलाई जाती है। और दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है CJI, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। फिर बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। पी का मतलब प्रेसिडेंट। और यहां राज्य के राज्यपाल की बात कर लें तो राज्य के राज्यपाल को राज्य का CJ दिलाता है। CJ यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ये देखो ये लिखा हुआ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो ये 3 अनुसूची 3 में वर्णित नियम कानूनों के अनुसार इन 3 को छोड़कर सभी को शपथ दिलाने का विधान किया गया है। लेकिन 3 कौन कौन रह गए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल, क्योंकि तीनों पद कैसे हैं? संवैधानिक पद हैं। क्लियर हो गया? सब लोगों की समझ में आ गया? तो आप ये तीनों लाइनें आप एक साथ लिख लो कि अनुच्छेद, में बोलता हूं आप लिखते चलो। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित, अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित। अगली लाइन में अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 उसके कार्यकाल से संबंधित, अनुच्छेद 156 उसके कार्यकाल से संबंधित।
और अगला लिखो अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ से संबंधित, राज्यपाल की शपथ से संबंधित, शपथ से संबंधित। और नीचे अब नोट डालकर लिखो, नोट, नोट में लिखो भारत के सभी पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन, भारत के सभी पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन, भारत के सभी पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में वर्णित है, अनुसूची 3 में वर्णित है। पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन कौन सी में है? अनुसूची 3 में वर्णित है। निम्न 3 को छोड़कर, निम्न 3 को छोड़कर, निम्न 3 को छोड़कर। अब निम्न 3 कौन कौन रह गए? सामने से जैसे मैंने लिखा ना वैसे के वैसे उतार लो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। और इनका वर्णन अनुसूची 3 में नहीं बल्कि अनुच्छेदों में है। और कौन कौन से अनुच्छेद में? सामने मैंने लिख दिया है। राष्ट्रपति का 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में और राज्य के राज्यपाल का 159 में। सामने से आप डिट्टो उतार लो तीनों का, इन 3 को छोड़कर। हाँ, क्या? हाँ, क्या? अनुसूची नहीं, सब आर्टिकल तो नहीं बोलते, अनुसूची को सब आर्टिकल नहीं बोलते। सब आर्टिकल तो इसके अंदर ही जो जोड़ते हैं ना अपन आर्टिकलों में ही, देखना पड़ेगा भैया अंग्रेजी का टर्म्स। सब आर्टिकल तो अपन आर्टिकलों में जो जोड़ते हैं ना संविधान संशोधन के माध्यम से, उसको बोलते हैं। डिट्टो उतार लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल। और अनुच्छेद भी उतार लो और किसके द्वारा दिलाई जा रही है तो बाई करते हुए सामने ऐसे कैसे उतार लो। सीजीआई का मतलब हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि वो नहीं हो तो फिर कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश दिला देता है। राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश दिला देता है, लेकिन प्रावधान के अनुसार इनका नाम लिखा हुआ है। उतार लिए? समझ में आ रहा है यहां तक? देखो, कहते हैं ना कि ये नाममात्र का प्रमुख होता है, राज्य में नाममात्र का प्रमुख होता है, रबड़ की मोर होता है ये। वास्तविक शक्ति किसके पास में होती है? मुख्यमंत्री के पास में। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास में होती है। ये तो कहते हैं ना कि मंत्र पढ़ने का काम तो सरकार करती है, बम्बे में हाथ दिलाने का। जैसे कल हमारे राजस्थान के मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कौन दिला रहे थे? राज्यपाल महोदय दिला रहे थे। तो वो क्या मतलब एक फॉर्मेलिटी टाइप होती है, मैं बोल करके आगे की जानकारी वो बोल रहे थे और उनकी प्रेजेंस में क्या हो गई, शपथ ग्रहण समारोह हो गया। बाकी किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है ये कौन तय कर रहा था? मुख्यमंत्री। कौन तय कर रहा है? तो वास्तविक सत्ता का संचालक कौन होता है और नामात्र की सत्ता का संचालक कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य के अंदर। और देश में कौन होता है? देश में वास्तविक प्रमुख कौन होता है? भाई और बहनों, वास्तविक प्रमुख कौन है? भाई और बहनों। और वैसे नामात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सबके समझ में है? ओके, तो यहां मैं एक जानकारी दे रहा हूं कि देश के अंदर जिस प्रकार से राष्ट्रपति की भूमिका है उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल की भूमिका है। कैसे? जैसे कोई भी बिल जिसको हम प्रस्ताव बोल सकते हैं या इसको विधेयक बोलते हैं, पॉलिटिकल की भाषा में क्या बोलते हैं? विधेयक। केंद्र में तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, केंद्र में तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से और राज्य में राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही कानून बनता है। वो कानून कब बनेगा? कानून जब बनेगा जब केंद्र में तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे और राज्य के अंदर हस्ताक्षर कौन करे? राज्यपाल हस्ताक्षर कर दे, तब जाकर के कानून बनेगा। शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है कि केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तब। हालांकि
उसके लिए जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री है, देश के मंत्रिपरिषद है, परंतु हस्ताक्षर तो इसी के होंगे। यानी आप न्यूज को यूं कह सकते हैं, देखना समझने की कोशिश करना, जैसे कोई सामान्य बिल है, सामान्य प्रस्ताव है, केंद्र में राष्ट्रपति के पास जाता है, समझाने के लिए राष्ट्रपति लिख रहा हूं वरना राज्यपाल ही समझाता है। यहां पर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति 3 काम कर सकता है उस बिल पर। यदि कोई भी सामान्य है, जिसको हम साधारण बिल बोलते हैं, कॉमन बिल बोलेंगे इंग्लिश में, साधारण विधेयक या साधारण बिल विधेयक, इस साधारण विधेयक के मामले में यदि राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति पहला काम कर सकता है कि उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे। हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसको एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। एक बार क्या कर सकता है? पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है। लेकिन कितनी बार? केवल एक बार। भाई जैसे राष्ट्रपति को लगा कि इसमें थोड़े सुधार की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है, कुछ जोड़ने घटाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति एक बार उसको पुनः भेज सकता है। अगली बार पुनः वही लौट करके आ गया ना वो बिल या प्रस्ताव या फाइल जिसको बोल रहे हो, तो फिर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब नामात्र की शक्ति हो गई। तीसरी जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास में वो है वीटो पावर। वीटो पावर, ये जो वीटो पावर है एक प्रकार के निषेधाधिकार की शक्ति है। किसी भी बिल को राष्ट्रपति पास नहीं करना चाहता है तो वीटो पावर उपयोग में ले लो, यानी न तो पुनः विचार के लिए लौटाओ और न हस्ताक्षर करो, यानी उसको समाप्त करना चाह रहा है तो ऐसी स्थिति में वीटो पावर काम में लेता है। वैसे भारत के राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर जैसी क्षीण शक्तियां प्राप्त है, नगण्य शक्तियां प्राप्त है। अमेरिका का राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर की सशक्त शक्ति प्राप्त है। वहां की सीनेट द्वारा पारित जो भी विधेयक है उसको वहां का राष्ट्रपति वीटो पावर के तहत समाप्त कर देता है, पास ही नहीं करता है। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली वीटो पावर होने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति को मानते हैं शक्तिशाली व्यक्ति। यहां तो सामान्यता है कि एक बार कोई पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बिल था 1986 में, यानी जेल सिंह जी ने वीटो पावर का उपयोग किया था, इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में रहा है। वीटो पावर कितनी बार हुआ है? एक बार। किसने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने। कब किया? 1986 में। किससे संबंधित बिल था? पोस्ट ऑफिस रिलेटेड बिल था, पोस्ट डाकघर सुधार संबंधी कोई बिल था, उससे संबंधित। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ताकि अब आपको राज्यपाल समझ में आ जाए। राज्य के अंदर भी जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक कानून नहीं बनेगा। साधारण कोई भी बिल है तो राज्य का राज्यपाल भी उसके ऊपर 3 काम कर सकता है। राज्यपाल भी कितने काम कर सकता है? 3 कामों में पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। पहला काम वो कर सकता है कि हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन गया। या फिर दूसरा कार्य है कि वह उसको एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। कितनी बार? एक बार। और राष्ट्रपति भी कितनी बार लौटा सकता है? एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तीसरा कार्य जो राष्ट्रपति वीटो पावर काम में लेता है वो राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। यह उस बिल को हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाए, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, संशोधनों को वापस आ जाए तो हस्ताक्षर करने पड़े। एक इसके पास में एक विशेष शक्ति प्राप्त है और यह उस बिल को राष्ट्रपति के नाम से सुरक्षित कर सकता है कि ये इस पर जो भी डिसीजन लेना होगा राष्ट्रपति जी लेंगे। कौन लेंगे? राष्ट्रपति जी। कई बार आपको किसी अपने मित्र को कोई वस्तु देनी नहीं होती है, जैसे कोई आपका अजीज मित्र आया और आपसे आकर के आपकी गाड़ी मांगी और गाड़ी मांगी तो आप मना नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय आप इस विशेष अधिकार का प्रयोग कर लोगे और ये कहोगे कि पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, भाभी से पूछना पड़ेगा, भैया से पूछना पड़ेगा और यहां तक कि वाइफ से पूछना पड़ेगा। आजकल वर्तमान में ये और चल गया नया, है ना, विशेषाधिकार। तो देखो ये एक विशेष जो राष्ट्रपति के लिए नहीं है बल्कि राज्यपाल के लिए है, वह उस बिल को किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से सुरक्षित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, कर सकता है। आप तो यूं समझ सकते हो कि आपके पास जब आपका मित्र आया था उस समय आपके पापा नहीं थे घर पर और आप ये कर करके टाल सकते हो कि पापा ही डिसाइड करेंगे, भाई पापा आने दो, पापा को आने के बाद में देख लेना आप। तो पापा नहीं है, पापा कब आएंगे इसको बिल्कुल डिफाइन बिल्कुल ऐसे कैसे हो रहा है? पापा कब आएंगे ये तय नहीं है। पापा उस पर हरी झंडी देंगे, देंगे तो कितने दिन में देंगे, देंगे या नहीं देंगे, और पापा आकर के इसको रिकॉल करवा सकते हैं राष्ट्रपति।
रिकॉल कैसे करवा सकते हैं कि इसको पुनः लौटा दे, कि एक बार इसमें ये पूछो कि वो कितने दिन के लिए लेके जा रहा है, रिकॉल करवा दिया यानी पुनः विचार के लिए लौटा दिया। देखना ये उदाहरण उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो यदि मान लो राज्य के विधानमंडल से वही बिल संशोधित होकर के या उसी रूप में वापिस राज्य के राज्यपाल के पास चला गया और राज्यपाल में फिर वापिस वही शक्ति उपयोग में ले ली, राष्ट्रपति के पास में सुरक्षित कर दिया, राष्ट्रपति के नाम से कर दिया, फिर अगली बात, फिर उस पर राष्ट्रपति कितने दिन में कार्रवाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा, पास करेगा या उसको नहीं करेगा। और हां, रिकॉल वाले को भी दोबारा राष्ट्रपति रिकॉल करवा सकता है, दोबारा भेज सकता है, 3 बार भेज सकता है, 4 बार भेज सकता है। अगली बार जैसे मान लो पापा का नाम आए तो पापा बोले नहीं, कल शाम से पहले यदि आप लाते हो तो ठीक है, फिर उसके बाद में वो बोलेंगे कि नहीं कल शाम नहीं, हम परसों तक लाएंगे, फिर उसके बाद बिल आ गया तो अगली बार फिर पापा बोलेंगे नहीं चलो शाम को नहीं, आप ऐसा करना 8 बजे तक ले आना, फिर वापिस वो बिल गया, फिर वापिस उधर से लौट के आया नहीं 5 बजे लास्ट। यानी राष्ट्रपति के नाम से सुरक्षित किया गया बिल पास होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। राष्ट्रपति उसको पास करेगा, कितने दिन में करेगा, कितने दिन में सुनाई करेगा और रिकॉल कितनी बार कर सकता है, कितनी बार उसको वापस लौटा सकता है, ये समय सीमा भी निर्धारित नहीं है। जबकि यहां देखो, संसद से आया हुआ कोई भी बिल राष्ट्रपति केवल एक बार लौटा सकता है और राज्य के विधानमंडल से आया हुआ बिल को राज्यपाल केवल एक बार लौटा सकता है, अगली बार तो उसको भी हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर है। लेकिन तीसरी जो राज्यपाल की शक्ति वो ऐसी शक्ति है, यानी किसी बिल को पास नहीं करना चाहता या वो राज्यपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर आ रही हो तो वो राष्ट्रपति के नाम से सुरक्षित कर सकता है। ये दोनों बातें क्लियर समझ में आ गई तो मैं यहां पर एक जानकारी देता हूं। सरकार बहुत परिवर्तन करती है और इतने परिवर्तन करती है, यहां देखना समझने की कोशिश करना, हमारे संविधान में 42वां नंबर का संविधान संशोधन किया था। कब किया? 42वां नंबर का संविधान संशोधन किया 1976 में। इस 42वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया कि राष्ट्रपति ये पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसको तो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। यानी यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया। वो पहले एक बार लौटा सकता था, सुझाव दे सकता था भाई इसमें ये चीज जोड़ करके भेजो या घटा करके भेजो, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य। बोलो कौन से संविधान संशोधन ने किया? 42वां। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बना दिया। और जैसे ही भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, आपको बता दें, उसने इसका विरोध किया और इसके विपरीत नियम प्रतिपादित करते हुए 44वां नंबर का संविधान संशोधन किया 1978 में और उसके द्वारा पुनः कह दिया नहीं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, वह किसी भी बिल को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। वापिस डिट्टो हो गई, पहले जैसा संविधान में था वैसे के वैसे वापिस कर दिया इसने। मैं आपको जानकारी दूं, ये 42वां नंबर का संविधान संशोधन अब तक के इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन से नंबर का है? 42वां। ये इतना बड़ा है कि हम इसको लघु संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। इतना बड़ा है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसको? 42वें संविधान। लेकिन हुआ विपरीत थे, सारे काम विपरीत थे इसमें। जैसे आपके लोकसभा के जो सदस्य है ना, उनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है ना। 5 वर्ष था संविधान में भी। इस 42वें ने लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया था। राज्यसभा का ऑलरेडी 6 वर्ष है, तो इसने बढ़ा दिया। और हां, जैसे 44वां आया, इसने पुनः 6 से घटा करके 5 वर्ष कर दिया और आज तक 5 वर्ष है। 1976 से पहले भी 5 था, 1978 के बाद में भी 5 ही है। बस इसने परिवर्तन करने की बहुत कोशिश की। ये कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट की बातें हैं, विपरीत हो गया था। ये दोनों लाइनें में बोल के लिखवा दूंगा। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? लिखवा दूं? चालू करो। या ऐसे कैसे उतारोगे डिट्टो की डिट्टो?
ये तो मैं बोल के लिखाऊंगा, ये ऐसे उतारोगे क्या? ऐसे उतार लो, शायद मेरे हिसाब से सही समझ में आएगा, है ना। बिल, प्रस्ताव ऑब्लिक विधेयक, केंद्र में तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से और राज्य में राज्यपाल के हस्ताक्षर से कानून बनता है। ऐसे कर दो आप। उतार लिए, डिट्टो उतार लिए ना। अब नीचे नोट डालकर लिख ले, नीचे नोट डाल लो और लिखो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करते हुए, राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करते हुए उसे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करते हुए उसे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। परंतु, परंतु करके अगली लाइन में लिखो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाते हुए, पहले तो कम करते हुए था, अब बढ़ाते हुए उसे एक बार पुनः विचार के लिए भेजने का, उसे एक बार पुनः विचार के लिए भेजने का अधिकार दिया गया, उसे एक बार पुनः विचार के लिए भेजने का अधिकार दिया गया। साथ ही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 से घटाकर पुनः 5 वर्ष किया गया। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 से घटाकर पुनः 5 वर्ष किया गया। अगली लाइन में 42वां संविधान संशोधन अब तक का, 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसलिए इसे लघु संविधान, इसलिए इसे लघु संविधान ऑब्लिक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लघु संविधान ऑब्लिक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब इतना बड़ा था कि इसको एक संविधान का ही दर्जा दे डाले हम, इतना बड़ा। आज यहीं तक समझ में तो आ रहा है। अब घर पर एक बार रिवाइज करते चलो, बाकी मैं वापस रिपीट करता चलूंगा ऐसे। 42 में बहुत 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 जगह पढ़ते हैं हम, है ना। तो आपको थोड़ा सा तो अंदाजा हो गया है कि 42वां संविधान संशोधन ये राजनीतिक स्टंट था कांग्रेस और बीजेपी का। हालांकि बीजेपी नहीं बोल सकते, 77 में जो सरकार बनी थी वो गैर कांग्रेसी थी, मतलब जोड़ जाड़ करके बनी हुई थी, लेकिन एक प्रकार से पहली बार विरोध वाली स्थिति हुई थी उस समय। ठीक है, आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं ना।